आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में आरसीसी में हम लोग कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो स्लैब ख़त्म किया है, टी बीम ख़त्म किया है, सीयर के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, जो लोग नहीं पढ़े हों वो लोग जाके पढ़ सकते हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे जो कंटेंट हैं, जो भी जानकारी दी जा रही है वो सब तक पहुंच सके। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कॉलम क्या होता है? कॉलम आपका वर्टिकल मेंबर होता है जो एक्सियल लोड को वियर करता है। ठीक है, एक्सियल लोड का मतलब जो लोड आपका एक्सिस पे लगता है। एक्सिस हम लोग किसको कह सकते हैं? अगर कोई ये कॉलम है, उसकी एक्सिस क्या होगी? इसका जो ये पोर्शन होगा, ये और ये, इसको अगर ऐसे देखा जाए, आप नीचे देख सकते हो इसको। अगर ये कॉलम है आपका, तो इसकी एक्सिस कौन कौन सी होगी? एक एक्सिस ये होगी, एक एक्सिस ये होगी। ठीक है, अगर लोड आपका एक्सिस पे लग रहा है, यहाँ लग रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा? वो एक्सियल लोड कहलाएगा। इस एक्सिस पे कहीं भी लगे, बस एक्सिस पे लगे, या लोड आपका ऐसे लगे, इस एक्सिस पे लगे, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सियल लोड कहलाएगा। इसमें क्या कह रहा है? कॉलम इज ए मेंबर कैरी डायरेक्ट एक्सियल लोड विच कॉजेस कंप्रेशन स्ट्रेस। अब अगर लोड लग रहा है इसके ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंप्रेशन इसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर लोडिंग आपकी वर्टिकल हो, ठीक, कोई वर्टिकल मेंबर है, कोई कॉलम है, कोई वर्टिकल मेंबर है, अगर उस पर लोड लग रहा हो तो वो क्या कहलाता है? कॉलम कहते हैं उसको। लेकिन अगर क्या हो, यही लोडिंग आपकी इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल पे लगे, तो उसको हम लोग स्ट्रट या बीम कहते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल है, उस पर लोड लगेगा तो बीम कहलाएगा। अगर इंक्लाइंड है तो उसको क्या कह सकते हैं? स्ट्रट कह सकते हैं। ठीक है, लोडिंग आपकी अगर इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल लग रही हो तो हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रट कहलाता है। अब जो कॉलम है, कॉलम का होने का क्या चांसेस है? कॉलम किसको हम लोग कॉलम कहेंगे? आप कोई भी स्ट्रक्चर देखोगे तो उसको कॉलम कैसे डिफाइन करोगे? उसमें एक कोड ने एक क्राइटेरिया दिया है कि ए कॉलम इज ए मेंबर दैट इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच नॉट एक्सीड 3 टाइम द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। देखिए, अब लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होता है? जैसे ये कॉलम है, ये कॉलम आपको दिख रहा होगा, इसका मैंने एक क्रॉस सेक्शन, ऊपर का ये पोर्शन हमने यहाँ बनाया है। ठीक है, जिसकी ये वाली साइज क्या है? ए है, जिसकी ये साइज ए दिखाया गया है, ये साइज क्या है? बी है। यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये ए है आपका, ये बी है। अब क्या करना है? इसमें लीस्ट लेटरल डायमेंशन कह रहा है, तो इन दोनों में से जो कम होगा वही क्या होगा? लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगा। ठीक है, अगर ये स्क्वायर कॉलम है, इस तरह है, यहाँ से देखिए, अगर स्क्वायर कॉलम है तो क्या होगा? ए और बी आपके बराबर होंगे, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन में आप ए और बी में से कोई सा भी ले सकते हो, क्योंकि स्क्वायर है। अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो क्या होगा? ए और बी डिफ़र करेगा, तो जो लीस्ट होगा, जो कम होगा, वही हम लोग का लिया जाएगा। और इफ़ेक्टिव लेंथ क्या है? इफ़ेक्टिव लेंथ हमारी ये है। ठीक है, जो एल होगी, जो इफेक्टिव लेंथ, इस कॉलम की जो हाइट होगी या लंबाई कह सकते हो, जो लंबाई होगी वो क्या होगी? जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, जो इसकी कम साइड है, उसके 3 गुना से ये क्या होनी चाहिए? ये ज़्यादा होनी चाहिए। लंबाई जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए लीस्ट लेटरल डायमेंशन के 3 गुने से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी ये जो साइड है, इसके 3 गुने से इसकी लंबाई जो है हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। उसी को हम लोग कॉलम कहेंगे। उससे अगर छोटी चीज़ है तो हम कॉलम उसको मेंशन नहीं करेंगे, उसको कॉलम नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कॉलम किसको कहा जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं कि टाइप ऑफ कॉलम कितने तरह के टाइप का होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कॉलम कितने तरह से, ये काफ़ी तरह के कॉलम होते हैं, तो पढ़ते हैं एक एक को। इसका क्लासिफिकेशन कई बेसिस पे किया जाता है। पहला है आपका इसके शेप के अकॉर्डिंग, इसके स्लेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग, इसके मैनर ऑफ लोडिंग के अकॉर्डिंग, इसके टाइप ऑफ लीस्ट रेनफोर्समेंट कैसा दिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है,
तो फर्स्ट टाइप आपका आता है क्या, शेप के अकॉर्डिंग। शेप के अकॉर्डिंग इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। पहला आपका आता है स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, हेक्सागोनल। ठीक है, कई तरह से बनाए जा सकते हैं, जैसे आपको नीड होती है, जहाँ जैसी ज़रूरत रहती है हमको उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना काम करते हैं। तो स्क्वायर कॉलम आपका कैसे होता है, जिसकी चारों साइड आपकी क्या हो, बराबर होती है, उसको स्क्वायर कॉलम कहते हैं। और स्क्वायर कॉलम में क्या होता है, आपको मिनिमम 4, ये वैल्यू जो लिखी गई है वो मिनिमम है। ठीक है, ये भी मिनिमम 4 नंबर ऑफ बार्स आपके रहने चाहिए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में। और सर्कुलर में कितने रहने चाहिए, 6। तो ये बात हो गई स्क्वायर की। रेक्टेंगुलर क्या होता है, जिसकी आप लोग जान रहे हो रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके आमने सामने की साइड क्या हो, इक्वल हो। तो इसका आमने सामने की साइड इक्वल होगी, ये दोनों अपोजिट वाली भी इक्वल होंगी, लेकिन इनका जो साइज होगा आपस में बराबर नहीं होगा। और इनमें मिनिमम रेनफोर्समेंट मिनिमम 4 स्टील बार आपको प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, मिनिमम 4 स्टील इसमें रहेगा, इसमें भी कम से कम इतना तो रहना चाहिए। इससे आप ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ बीच में भी लगा सकते हो, लेकिन आपको कम से कम इतना ही रखना है। ये नहीं कि 3 कर दो, 2 कर दो, तो उस पर आपका स्ट्रक्चर ये कॉलम रुकेगा ही नहीं। अगला क्या है, अगर सर्कुलर कॉलम दिया गया है, कहीं आप लोग सर्कुलर बरामदा वगैरह में कहीं देखते होगे, सर्कुलर कॉलम जहाँ दिया जाएगा तो वहाँ मिनिमम 6 नंबर ऑफ स्टील बार होने चाहिए, मस्ट है। तो ये हम लोग शेप के अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज कर लिए हैं। इसके बाद पढ़ते हैं सिलेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग इसको हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो सिलेंडरनेस रेशियो का आप लोग को क्लॉज भी दिख रहा होगा कुछ। इसका क्लॉज क्या है, 25 पॉइंट, आप लोग IAS कोड लेके साथ में बैठा करिए। 25.1.2 25.1.2 तो शॉर्ट कॉलम इसमें देख रहे होंगे सिलेंडरनेस रेशियो में क्या होता है। सिलेंडर पहले होती क्या है उसको देख लीजिए। सिलेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ क्या है, अभी आपने पढ़ा। इसकी टोटल जो लेंथ होगी वो क्या होगी, जहाँ से रेस्ट्रिक्ट, ये देखिए कॉलम क्या होगा, कहीं कहीं फिक्स होगा, कहीं फ्री होगा या कहीं आपका हिंज होगा। तो जहाँ तक आप लोग ये कॉलम के 4 केसेस शायद 100 में पढ़े होंगे, वही 4 केसेस का भी यहाँ भी जिक्र होना है। तो उसमें भी आप लोग एक्चुअल लेंथ दी रही थी, तो और उसके अकॉर्डिंग आप इफ़ेक्टिव लेंथ निकालते थे। ठीक है, तो उसका 4 केस होता है, वो चारों केस आपको मालूम होगा शायद। अगर नहीं मालूम है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो बना के डाल दूँगा। अभी खैर सोम का स्टार्ट करना, बाद में स्टार्ट किया जाएगा वीडियो। तो इफ़ेक्टिव लेंथ का मतलब इसकी जो लंबाई है, एक्चुअल लंबाई जो होगी, उसमें से हम लोग का इफ़ेक्टिव कितना है वो आपका हो गया, वो इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन। इसकी जो लीस्ट साइड होगी वो L/D जिसको कहते हैं। ठीक है, L तो इसकी लंबाई हो गई, D क्या हो गया, इसकी जो ये जो क्रॉस सेक्शन दिया है इसमें से जो छोटा होगा वो। तो L/D का अगर रेशियो 12 से कम है तो शॉर्ट कॉलम कहलाएगा, 12 से ज़्यादा है तो क्या होगा, लॉन्ग कॉलम कहलाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट और लॉन्ग कॉलम तो ये डिफाइन हो गए। अब ये चीज़ आपको कोड में कहाँ मिलेगी, ये हो गया कोड आपका। कोड में 25.1.2 में क्या लिखा है, शॉर्ट एंड सिलेंडरनेस कंप्रेसिव कॉलम। ए कंप्रेशन मेंबर में बी कंसीडर्ड एज शॉर्ट व्हेन बोथ ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो L/D एंड ये LX लिखा है, L आर लेस देन 12 रहे से कम रहेगा तो क्या कहेंगे, शॉर्ट कॉलम कहेंगे। ठीक है, ये कोड ने भी कहा है, शायद दिख रहा होगा। ठीक है, कोड ने कहा है कि शॉर्ट कॉलम वो होंगे जिसका L/D 12 से कम होगा। ठीक, और अदरवाइज को हम लोग लॉन्ग कॉलम कहेंगे। ठीक है, ये तो हमारा किसके अकॉर्डिंग हो गया, सिलेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। पहला क्या था, शेप के अकॉर्डिंग। दूसरा थर्ड क्या है, मैनर ऑफ लोडिंग के अकॉर्डिंग। लोडिंग आपकी कैसी लग रही है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैटेगराइज करते हैं। पहला है लोडिंग आपका एक्सियली लोडेड कॉलम। एक्सियल लोड का अभी हमने पहले भी बताया, एक्सियल लोड कौन से लोड होते हैं, जो आपके एक्सिस पे लगते हैं। अगर लोड आपका एक्सिस पे लग रहा है, P आपका अगर यहाँ एक्ट कर रहा है तो हम लोग एक्सियली लोडेड कॉलम कहते हैं। एक्सियली एंड यूनी एक्सियली बेंडिंग,
तो अगर लोड आपका एक्सिस पे तो लग रहा है लेकिन यूनी एक्सली भी लग रहा है, एक ही एक्सिस पे लग रहा है, दोनों एक्सिस पे नहीं लग रहा है, तो क्या करना है, तो ये थोड़ा सा यहाँ से हट के लगेगा। ठीक है, आपका एक्सियल लोड में क्या लगता है, एक्सिस पे, जहाँ एक्सिस आपकी मीट करती थी वहाँ आपका ये क्या है, यूनी एक्सियल, एक ही एक्सिस पे लगेगा लेकिन दूसरे एक्सिस पे नहीं लगेगा। तो क्या होना है, ये यहाँ से फिर इसेंट्रिसिटी क्रिएट करेगा, एक ही एक्सिस पे लग रहा है तो ये इसेंट्रिसिटी जो क्रिएट करेगा वो क्या होगी, ई होगी। ठीक है, यूनी एक्सियल हम लोग का बेंडिंग यही होता है। तो इसमें आपको मूवमेंट आएगा P इंटू ई, जो mx आता है मूवमेंट आपका P इंटू ई आता है। ठीक, आप लोग जान रहे हो, यहाँ लोड लग रहा है तो इसेंट्रिसिटी क्रिएट हो गई, तो ई जो होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, P इंटू ई करेंगे तो मूवमेंट हमारा आ जाएगा। ये बात हो गई यूनी एक्सियल की। अगला आता है बाई एक्सियल। बाई एक्सियल का मतलब ना इस एक्सिस पे ना इस एक्सिस पे, आपका लोड कहीं यहाँ कहीं लगेगा। तो यहाँ कहीं लगेगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से कुछ इसेंट्रिसिटी ये देगा, यहाँ से कुछ इसकी इसेंट्रिसिटी ये होगी। तो अगर इस यहाँ से निकाला जाए तो P इंटू ई होगा, या एक्स वाई आप कर सकते हो उसको। ठीक है, P ई एक्स होगा, ये होगा, P ई वाई ये हो जाएगा मूवमेंट। यहाँ दो मूवमेंट आते हैं, एम एक्स और एम वाई, एम एक्स एक्स एम वाई वाई, ये सब पढ़ेंगे आगे हम लोग, उसको चिंता नहीं करना। उसके लिए दिखाया क्या जा रहा है यहाँ क्वेश्चंस में, आपको मालूम रहे एक्सियल लोड क्या होता है, यूनी एक्सियल लोड क्या होता है, बाई एक्सियल लोड क्या होता है। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक, आगे बढ़ें। थर्ड कंडीशन हो गई, इट्स मैनर ऑफ लोडिंग। मैनर ऑफ लोडिंग, आपकी यही 3 तरह की लोड लगते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना है आगे। तो पहला कंडीशन आपका एक्सियली लोडेड पढ़ना है आपको आज, इसके बाद बाई एक्सियल और यूनी एक्सियल और बाई एक्सियल बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चौथी कंडीशन क्या होती है, चौथा इसका जो कैटेगराइजेशन है वो कैसे होता है, इट इज़ टाइप ऑफ लीस्ट रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट जो दिया जा रहा है उसमें देखिए, आप लोग बीम के केसेस में क्या पढ़े थे, वर्टिकल स्टीरप्स पढ़े थे। ठीक है, बीम को जो मेन रेनफोर्समेंट है और एंकर बार, उन दोनों को टाई अप करने के लिए हम लोग क्या करते थे, शियर स्टीरप्स देते थे या वर्टिकल स्टीरप्स देते थे। यहाँ क्या है, जो ये आपके 4 बार हैं, रेक्टेंगुलर है तो 4 बार तो होंगे ही, 4 बार हैं, इनको आप लोग टाई अप करोगे तो इसको हम लोग कहते हैं टाई बार, TIE, टाई बार। ठीक है, टाई बार कहते हैं इसको। और ये आपके क्या होता है, स्पाइरल। टाई बार आपके कहाँ दिए जाते हैं, रेक्टेंगुलर कॉलम में। ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉलम में, आप सर्कुलर में भी टाई दे सकते हो, लेकिन सर्कुलर में स्पाइरल भी दिया जा सकता है। जैसे आप लोग स्पाइरल कॉपी देखे होंगे, जैसे ये आपका IS कोड ही है। ठीक है, ये जो किया गया है काम, आप लोग देख रहे हो, इसमें स्पाइरली ये मूव कर रहा है। अब इसके अंदर कोई भी आपका स्टील होगा, जैसे ये आपका स्टील बार है इसके अंदर, ठीक, ये स्टील बार है तो इसके बाहर ये मूव कर रहा है, तो वही चीज़ यहाँ दिखाया गया होगा आपको डायग्राम में, शायद समझ में आ रहा हो। ये जो स्टील बार हैं आपके 6 के साथ ये ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो ये स्पाइरली मूव करता हुआ नीचे आएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं स्पाइरल कॉलम। और ये क्या होता है, टाई बार। टाई बार का मतलब ये जो चारों कॉलम हैं इनको जो बांधा हुआ है उसको हम लोग टाई बार कहते हैं। अभी आपको इसका डायमीटर और इसका जो स्पेसिंग है, मतलब एक टाई बार से दूसरा टाई बार कितने डिस्टेंस पे होगा, वो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्पेसिंग कहते हैं, इसको स्पेसिंग कहा जाता है। ठीक है, बाकी आगे जो चीज़ें होती हैं, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी हमने बताया सेंटर से हटकर इसेंट्रिसिटी लगता है। जैसे देखिए यहाँ क्या था, यहाँ आप लोग का लोड बीच में लग रहा है, अगर लोड आपका सेंटर से हट के लग रहा है तो इसेंट्रिसिटी क्रिएट होती है, ई। उसी को हम लोग कह रहे हैं कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, वो कोड ने दिखाया है, किस क्लॉज में दिखाया है, पेज नंबर 42 पे ही है। देखिए पढ़िए क्या कहा है, ऑल द कॉलम शैल बी डिज़ाइन फॉर द मिनिमम इसेंट्रिसिटी। सब कॉलम को डिज़ाइन करना, चाहे वो एक्सियली लोडेड हो, यूनी एक्सियली हो, बाई एक्सियली हो, चाहे जैसे कॉलम है, सबको आपको इसी तरह डिज़ाइन करना है। तो इसमें क्या करें, डिज़ाइन फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी इक्वल टू अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम। अनसपोर्टेड लेंथ का मतलब जो आपकी इफ़ेक्टिव लेंथ है। ठीक है,
अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम अपॉन 500 प्लस लीस्ट लेटरल डायमेंशन अपॉन 30 सब्जेक्टेड टू मिनिमम 20 mm। ठीक है, ये केस आपको दिया गया है। हमने क्या किया, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम अपॉन 500 प्लस लेटरल डायमेंशन अपॉन 30 और 20 mm, इन दोनों में से जो चीज़ आपकी ग्रेटर होगी, जो चीज़ ज़्यादा होगी वो क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, ई मिनिमम कहलाएगी, मिनिमम इसेंट्रिसिटी। मिनिमम इसेंट्रिसिटी आपको देना ही देना है। अगर ये कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि ज़रूरी थोड़ी है कि लोड आपका हमेशा एक्सिस पे ही लगेगा, वो एक्सिस से हट के लग सकता है या इधर उधर लग सकता है, ये माना जा रहा है, कोड ने ये माना है कि आपको मिनिमम इसेंट्रिसिटी देना ही देना है, ये कोड का प्रोविज़न है। ठीक है, बात आती है आगे स्लेंडरनेस रेशियो। अभी हमने पढ़ा क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटरल डायमेंशन का रेशियो है ये। अब ये जो रेशियो है वो क्या कहता है, क्या कह रहा है, मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए, 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो। ठीक है, वही चीज़ यहाँ भी कहा गया है इस क्लास में, पेज नंबर 42 पे। द अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन द एंड रेस्टेंट्स शैल नॉट बी एक्सीड 60 टाइम द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम। जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, डायमेंशन से इसका L/D ही हमारा सिलेंडरनेस रेशियो होता है। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो बात हो गई। अगला क्या कह रहा है कि अगर वन इंड फिक्स एंड देन द सिलेंडरनेस रेशियो इक्वल्स टू 100b² अपॉन d। तो यहाँ क्या कह रहा है, इफ़ एनी प्लेन वन इंड ऑफ द कॉलम इज अनरेस्टेंड। अनरेस्टेंड मतलब जिसको रोका ना जाए। ठीक है, वन ऑफ द कॉलम इज अनरेस्टेड, इट्स अनसपोर्टेड लेंथ शैल नॉट बी एक्सीड 100b² अपॉन d। ठीक है, वही चीज़ कहा गया है। अब यहाँ b और d क्या है, b आपका विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन है, d क्या है, डेप्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन मेजर्ड इन द प्लेन अंडर कंसिडरेशन। तो ये चीज़ आपको दिया गया है। ये दोनों चीज़ को अगर फिक्स ये वाला केस आ गया तो आप ये चीज़ लगाएंगे सिलेंडरनेस रेशियो के लिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ तक बात हो गई हमारा इसेंट्रिसिटी, सिलेंडरनेस रेशियो, कॉलम का जो टाइप हैं, कॉलम के टाइप कितने होते हैं वो सब आपको मालूम चल गए होंगे। आगे बात करते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट क्या होता है, देखिए इसको हम लोग ट्रांसवर्स या टाई बार्स कहते हैं। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट या टाई बार दोनों एक ही चीज़ है। अब क्या करना है, ये तो आपको मालूम चल गया कि ये जो रेड कलर से दिख रहे हैं वो आपके मेन रेनफोर्समेंट हो गए। ये सारे जो 4 बार दिए गए हैं ये मेन रेनफोर्समेंट है। इन मेन रेनफोर्समेंट को एक टाई बार से हम लोग बांधे हुए हैं चारों को। ठीक है, वो आपका लेटरल ट्राइज हो गया। ये जो लेटरल ट्राइज होते हैं इनका भी कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा। डायमेंशन मतलब इसका भी कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। अगर इनका डायमीटर है तो हमको उसका डायमीटर पता करना पड़ेगा। इनकी कुछ ना कुछ स्पेसिंग होगी। एक टाई बार से दूसरे टाई बार के बीच की डिस्टेंस स्पेसिंग कहलाती। उस स्पेसिंग कितना होगा उस सब के बारे में ही इसी में पढ़ना है। तो पहला बात क्या आता है, स्पेसिंग का। स्पेसिंग क्या कर रहा है कि द स्पेसिंग नॉट एक्सीड द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इन सब में से लीस्ट में से इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनसे में से आपको लीस्ट लेना है। ये तीनों जो दिए गए हैं उनमें से आपको लीस्ट काउंट करना। पहला है आपका लीस्ट लेटरल डायमेंशन। लीस्ट लेटरल डायमेंशन का मतलब ये डी दिया हुआ है। अगर ये दोनों डायमेंशन जो होंगे, कॉलम का जो भी साइज होगा उनमें से जो कम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीस्ट लेटरल डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, 16 टाइम्स डाया ऑफ स्मॉल रेनफोर्समेंट बार। अगर ये 4 बार दिए गए हैं इसको मेन रेनफोर्समेंट कहते हैं, स्मॉल मेन रेनफोर्समेंट। मेन रेनफोर्समेंट ये दिया गया है। अगर ये चारों स्टील बार हैं, इनका अलग अलग डाया हो, वैसे एक ही होता है, अगर अलग अलग डाया हो तो आप जो स्मॉल वाला होगा उसका 16 टाइम करेंगे। ठीक है, और क्या करना है, 48 टाइम्स ऑफ द डाया ऑफ लेटरल टाइज। ये जो टाई बार से इसको बांधा जा रहा है उसका जो भी डाया होगा उसका 48 टाइम्स करेंगे। इन तीनों में से अभी एक चौथा भी इसमें आता है, जोड़ लीजिएगा, 300 mm।
ठीक है। तो इन चारों में से जो चीज़ आपकी लीस्ट होगी, इसको लिख दे रहे हैं यहाँ, जो चीज़ आपकी लीस्ट होगी वही आपको काउंट करना है, वही आपको कंसीडर करना है, ठीक है। अगला क्या आता है, अगला जो ये टाई बार्स लगे हैं उनका डायमीटर कितना होगा, डाया कितना होगा, द डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स लिंक, डायमीटर ऑफ लिंक सेल नॉट बी लेस देन, ये कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वही लेंगे। तो 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो ये जो मेन रेनफोर्समेंट दिया गया, ये जो स्टील बार है उसका 1/4, उसका 1/4 करेंगे, ठीक। और 5 mm, इन दोनों में से जो चीज़ आपकी ज़्यादा होगी उसको लिया जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से जो चीज़ आपका ग्रेटर होगा, फर्स्ट और 2 में, क्योंकि इसमें कह रहा है इससे कम नहीं होना चाहिए, अर्थात इसका ज़्यादा लेना आपको, ठीक। आगे कुछ रिकमेंडेशन दिए गए हैं कोड ने कुछ आपको मानक दिया गया है, उसको आपको फॉलो करना है। पहला क्या कहता है कि बार सेल नॉट बी लेस देन 12 mm, जो डायमीटर ऑफ बार होगा, जो मेन रेनफोर्समेंट होगा, जो ये बार दिया रहेगा वो कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 12 mm, 12 mm से कम नहीं होना चाहिए आपका जो स्टील बार रहेगा वो। स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार सेल नॉट बी एक्सीड 300 mm, 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए स्पेसिंग का मतलब ये जो स्पेसिंग दिया गया है यहाँ से ये चीज़ आपकी ये स्पेसिंग होनी चाहिए, 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम कवर टू ए रेनफोर्स्ड कॉलम इज़ 40 mm, जो कवर होगा, कवर का मतलब क्या होता है, यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस इनके बीच की देख रहे होंगे आप लोग, ये डिस्टेंस, ये आपकी क्या कहलाती है, कवर कहते हैं इसको। इसमें भी 2 होता है, इफ़ेक्टिव और क्लियर, उसको आपको कंसीडर करना है कितना, 40 mm, 40 mm कवर आपको रखनी है, ठीक है, 40 mm। और डायमीटर ऑफ बार विच एवर इज़ ग्रेटर, अगर डाया ऑफ द बार आपने कितना ले लिया है, डायमीटर आपने अगर ज़्यादा लिया है और 40 mm, इन दोनों में से जो चीज़ आपकी ज़्यादा होगी वही आपका मिनिमम कवर हो जाएगा। और अगर ये जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, मतलब लीस्ट लेटरल डायमेंशन तो अभी तक तो समझ ही गए होंगे, ये जो साइज़ है कॉलम की उसमें से जो छोटा होगा वही आपका लीस्ट लेटरल डायमेंशन है। अगर ये डी या बी जो भी कह सकते हो आप, ये या XY समझ सकते हो, ये इसका जो साइज़ है वो 200 mm से कम है, इसका जो साइज़ है कॉलम का साइज़ है वो 200 mm से कम है, देन कवर आपको 25 mm। जब कॉलम ही छोटा है तो हम इतना कवर दे देंगे तो पता लगा स्टील आपका फिर दोनों नज़दीक हो जाएगा, ठीक है। जब कॉलम का ही साइज़ छोटा होगा तो आपको कवर भी छोटी करनी पड़ेगी, ठीक। बात करते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम की। एक्सियली लोडेड का मतलब ऐसा कॉलम जिस पे क्या हो, लोड जो आपका लग रहा है वो कहाँ लगे, एक्सिस पे लगे, उसको हम लोग कहते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम, ठीक। अब इसमें कुछ प्रोविज़न्स हैं, उसको भी देख लीजिए। देखिए क्या प्रोविज़न है, कोड क्या कहता है, द मेंबर सेल बी, कोड ये कहता है शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम इन कंप्रेशन। शॉर्ट कॉलम क्या होता है, जिसकी लेंथ और लीस्ट लेटरल डायमेंशन का रेशियो 12 से कम होता है, उसको हम लोग शॉर्ट कॉलम कहते हैं। अभी हमने सिलेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज किया था। तो ये इसकी आपको डिज़ाइनिंग पढ़ना है। द मेंबर शैल बी डिज़ाइंड बाय कंसिडरिंग द एजम्पशंस गिवन इन 3.5, ये तो एजम्पशन, द मिनिमम इसेंट्रिसिटी when the minimum eccentricity as does not exceed 0.05 times the lateral dimension, ठीक है। जब ये चीज़ ज़्यादा ना हो, इसका मतलब जो ई मिनिमम है वो 0.05 डी का मतलब लीस्ट लेटरल डायमेंशन, उससे ज़्यादा ना हो तब हम लोग को ये फार्मूला लगाना है। उसके लिए आपको फार्मूला भी नीचे दिया हुआ है। क्या दिया है फार्मूला, PU = 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। अब ये सब क्या हैं उसको भी देख लीजिए। देखिए हम लोगों ने बीम में क्या पढ़ा था, बीम में पढ़ा था जो कंप्रेशन जोन है, कंप्रेशन जोन का मतलब जो न्यूट्रल एक्सिस है उससे ऊपर का पोर्शन कंप्रेशन, नीचे का हो गया टेंशन।
जो कंप्रेशन मेंबर है उसमें जो फोर्स आ रहा था उसका वैल्यू क्या आ रहा था 0.446 FCK, ठीक है। और जो टेंशन में हमारा फोर्स आ रहा था 0.87 FY आ रहा था। तो ये एक्चुअल में हमारा ये होता है, एक्चुअल में हमारा जो फोर्स होता है, जो आपकी स्ट्रेंथ हो, इसको क्या कहते हैं, लोड होता है, वो हमारा एक्चुअल में लोड हमारा ये आ रहा था बीम के केस में। लेकिन कॉलम में यही आपने अभी कोड में पढ़ा, ये फार्मूला आपका कोड से 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY AC, ठीक। तो 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY AC, इस चीज़ को इसने डिक्रीज कर दिया। यहाँ 0.45 था, उससे हमने डिक्रीज किया, यहाँ 0.87 था, उससे भी ये डिक्रीज होकर 0.67 आ गया, ठीक है। ये चीज़ देखिए, AC क्या है, AC का मतलब कंक्रीट का एरिया, AC आप लोग एरिया ऑफ कंक्रीट हो गया। ASC क्या है, एरिया ऑफ स्टील का जो भी एरिया है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, किसी भी चीज़ को आप दबा रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो ना, कंप्रेसिव लोड लग रहा है। यहाँ कोई भी कॉलम है ऐसे है तो उस पर एक्सियल लोड लग रहा है, ऊपर से लोड लग रहा है, तो इसका मतलब उसमें कंप्रेशन आ रहा है। तो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, और AG का मतलब होता है ग्रॉस एरिया, ठीक है। यहाँ किसी एक से समझते हैं। देखिए, ये तो बात हो गई, ये बात हो गई आपकी टोटल एरिया की। ये मान लीजिए ये x है, ये y है, ठीक है। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, AG आपका हो गया x इंटू वाई हो गया, AG आपका XY हो गया। और जो ASC होगा, ASC का मतलब जो स्टील है उसका एरिया कितने निकालेंगे, ये 4 स्टील दिए गए हैं, तो π/4 4 सॉरी 4 का मतलब 4 बार्स दिए गए हैं, तो 4 π/4 जो इनका डायमीटर होगा उसका होल स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा ASC। अब बचा हुआ जो कंक्रीट है उसका एरिया कैसे निकालेंगे, AG का मतलब पूरा क्रॉस सेक्शन, AG का मतलब क्या हो गया, पूरा क्रॉस सेक्शन। पूरे क्रॉस सेक्शन में स्टील और कंक्रीट दोनों आ रहे हैं, ये पूरा जो क्रॉस सेक्शन है उसी में तो स्टील और कंक्रीट आएगा। तो स्टील का एरिया जो होगा ASC होगा, और कंक्रीट का एरिया क्या होगा, ठीक है, AC कह लीजिए इसको, AC होगा, AC प्लस ASC। ये कंक्रीट का हो रही है, ये स्टील का हो रही है, ये हो गया ग्रॉस एरिया। तो हमारी जो इसेंट्रिसिटी के कारण इन सारी वैल्यूज़ में थोड़ा थोड़ा कमी आ जाएगी, चेंज आ जाएंगे। तो इसलिए क्या किया जाएगा, अब ये आपका अल्टीमेट लोड निकालने का फार्मूला ये हो जाएगा, इसको कोड ने भी कहा है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका इस कंडीशन के लिए वैलिड है, जब ये कंडीशन होगी ई मिनिमम इज़ लेस देन 0.05D, 0.05D, ठीक है। एक चीज़ और इसमें नोट कर लीजिएगा आप लोग, 0.08% से लेके 6% ये होता है परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट कहते हैं। परसेंटेज का मतलब ये आपका है मिनिमम, ये होता है मैक्सिमम। अब ये चीज़ें क्या लिखी गई हैं, 0.8% का मतलब जो पूरा क्रॉस सेक्शन है, जो ग्रॉस एरिया है उसका 0.8% हमारा स्टील होगा आपके स्ट्रक्चर में मिनिमम, और ग्रॉस एरिया का 6% मैक्सिमम स्टील होगा। तो हम लोग अगर क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ स्टील नहीं दिया हुआ है तो आप इनके बीच में कोई वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, ठीक है। तो आप उस वहाँ से अपना स्टील का एरिया आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके कंपटीशन वगैरह में पूछी जा सकती है, इसलिए इसको याद रखिएगा। बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। इसमें क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए शॉर्ट कॉलम ऑफ 450 mm 450 mm reinforced with 8 bar of 20 mm dia and the effective length of column is 2.7 मीटर। इफेक्टिव लेंथ दिया है, L की वैल्यू दे दिया है। द अल्टीमेट लोड, फाइंड अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट PU निकालना है आपको। यूज़ M20 एंड FE 250। तो आपको क्या दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन कितना है 450 × 450 दिया हुआ है। FY आपको दिया है 20, FCK कितना है, सॉरी FY आपको दिया है 250, FCK कितना है 20, और
टोटल इफेक्टिव लेंथ आपको कितनी दी गई है 2.75 मीटर। अब क्या करना है आपको सिंपली क्या करना है, पहला काम आपका यही है, आप इसेंट्रिसिटी निकालेंगे, इसेंट्रिसिटी चेक करेंगे। ये जो कंडीशन है आपकी, इस कंडीशन को कोड ने दिया है ना, कोड ने कहाँ दिया है, इसको पढ़ लीजिए। व्हेन द मिनिमम इसेंट्रिसिटी डज नॉट एक्सीड इतना टाइम्स 0.05 टाइम्स लेटरल डायमेंशन, इससे एक्सीड नहीं करेगा, तब हमारा ये PU का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो हम अभी चेक करते हैं ई मिनिमम की जो वैल्यू है वो इससे बड़ी आ रही है या छोटी आ रही है, चेक करते हैं। तो कंडीशन क्या है कि पहले हम लोग तो ई मिनिमम ही निकालें। तो ई मिनिमम निकालने के लिए अभी हमने यहाँ आपको फार्मूला बताया कि अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम अपॉन 500 प्लस लेटरल डायमेंशन अपॉन 30, ये इन मिनिमम होगा इसमें, और 20 mm में जो ग्रेटर होगा वही हम लोग ले लेंगे। तो लगाते हैं अपना फार्मूला। अनसपोर्टेड लेंथ आपको 2.75 मीटर दिया है, प्लस ये जो लेटरल डायमेंशन का मतलब यहाँ लीस्ट लेटरल में से दोनों में से सेम है, क्रॉस सेक्शन तो आपका क्या है, स्क्वायर है, ये भी 450 है, ये भी 450 है, तो आप कोई सा भी ले लीजिए, लीस्ट एक ही मतलब दोनों ही है। तो एल इफेक्टिव आपका कितना है 2.75 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इसको देखिएगा, इसमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ मीटर में नहीं रखना है, mm में रखना है आपको, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है 450 mm दिया हुआ है, इसको 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 20.5 mm आएगी, ठीक है। और 20 mm, दो कंडीशन थी ना, इस फार्मूले से ई मिनिमम जो है, इस फार्मूले मतलब E20, इन दोनों में से जो ग्रेटर हो, 20 और 20.5 में से ग्रेटर कौन सा होगा 20.5 आ जाएगा। और 0.05B या लीस्ट लेटरल डायमेंशन, इससे चेक करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, B की वैल्यू कितनी है 450 दिया हुआ है, तो अब 22.5 mm आ जाएगा ये B की वैल्यू। तो ई मिनिमम आपका 20.5 आ रहा है, ये 22.5 आ रहा है, इसका मतलब ई मिनिमम कम है 0.05B से, इसकी वैल्यू से ये चीज़ आपकी कम है। तो इस कंडीशन के लिए ही तो हमारा ये चीज़ बना है, इस कंडीशन के लिए ही तो बना है कि जब मिनिमम इसेंट्रिसिटी आपकी डज नॉट एक्सीड 0.05 टाइम्स लेटरल डायमेंशन, जब उससे ज़्यादा ना हो, तो हम लोग तभी तो ये फार्मूला लगाएंगे 0.40 FCK AC प्लस 0.6 FY ASC। अब क्या करना है आपको, 8 बार दिया है 20 mm डाया का, तो उसके लिए आप ASC निकालते हैं, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, 8 × π/4 × 20 स्क्वायर, यह आएगा 2512 mm²। अगला क्या आता है AG का मतलब पूरा ग्रॉस एरिया, पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया। तो 450 × 450 करेंगे तो 20-25 आ जाएगा। ये कंक्रीट का एरिया निकालना होगा तो पूरे एरिया में से आप स्टील का एरिया माइनस कर देंगे तो ये इतना एरिया आ जाएगा इसका। अब सिंपल आप फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए, 0.04 FCK का मान कितना है 20 है, AC कितना है वैल्यू, ये इतना दिया हो, ठीक है, AC हो गया, प्लस 0.6 FY आपका 250 दिया हुआ है, ASC आपने कितना निकाला अभी 2512। आप सिंपल रखेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, अल्टीमेट लोड आ जाएगा आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। एक कॉलम 400 mm × 400 mm कैरीज ए एक्सियल लोड 1200 kN, फाइंड द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड M20 और FE 415 दिया हुआ है। 400 × 400 का आपका क्रॉस सेक्शन कॉलम है, तो आप लोग एरिया निकाल सकते हो, किसका एरिया, आपको किसका ग्रॉस एरिया आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करना है सिंपल, ग्रॉस एरिया आपको निकालना, एरिया ऑफ स्टील निकालना है। ग्रॉस एरिया मालूम है हमें, तो आपको मालूम है ग्रॉस एरिया बराबर क्या होता है, कंक्रीट का एरिया प्लस स्टील का एरिया, ये स्टील का एरिया प्लस कंक्रीट का एरिया, दोनों को जोड़ोगे टोटल एरिया आएगा। तो अगर कंक्रीट का एरिया अगर निकालना पड़े तो आप टोटल एरिया में से स्टील का एरिया घटा देंगे। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक्सियल लोड दिया हुआ है,
तो यहाँ जो वैल्यू रखी जाती है वो PU रखी है। PU का मतलब फैक्टर्ड एक्सियल लोड है ये। तो आप इसको फैक्टर्ड बनाएंगे तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 किलो न्यूटन आ जाएगा जो लोड है आपका। तो PU की वैल्यू आप 1800 रखेंगे। 0.4 FCK आपको कितना दे, M20 है तो FCK आपका 20 हो जाएगा। AC का वैल्यू आप क्या रखेंगे, पूरे यहाँ AC और ASC दोनों आपको क्या है नहीं पता है, दोनों आपको नहीं पता, लेकिन AC का क्या है रिलेशन पता है आपको कि AG माइनस ASC कर देंगे। AG की वैल्यू तो पता है, ASC नहीं पता, तो पूरे जो इक्वेशन है उसमें अननोन क्या हो जाएगा, ASC केवल हो जाएगा। तो AC की जो वैल्यू है AG माइनस ASC रखेंगे प्लस 0.67 FY आपको 415 दिया है। ASC की वैल्यू ASC एज इट इज़ रखी जाएगी। तो आप सिंपल वैल्यू रखेंगे। ASC आपको नहीं पता है तो ASC आपका निकल जाएगा। ASC इक्वस टू 1926 mm²। हम मानते हैं कि हम लोग डाया जो ले रहे हैं वो कितना है, जो डाया लिया जा रहा है वो कितना है 18 mm है, 18 mm है। तो 18 mm डाया के लिए कितने नंबर ऑफ बार्स होंगे, वो कितने आ रहे हैं 7.5 आ रहे हैं। तो हम उसको इंटीजर में रखना है तो आप लोग को 8 हो जाएगा ये। तो 8 का मतलब हमने फिर अपने क्रॉस सेक्शन 400 × 400 का क्रॉस सेक्शन है ये, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन आपको 400 × 400 का है। अब इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टील बार लगाए हैं, ठीक है। 8 स्टील बार लगाए हैं। तो ये चारों जो कोने के स्टील बार हैं, जो साइड के किनारे कॉर्नर के होते हैं, ये तो आपके इससे टाई अप हैं दोनों साइड से, लेकिन ये जो स्टील बार हैं वो टाई अप नहीं रहते, तो हम लोग एक्स्ट्रा इसमें टाई अप बार लगाते हैं, ठीक। इसमें एक्स्ट्रा टाइज लगाई जाती है। तो ये 8 बार हो गए। प्रोवाइड 18 mm डाया ऑफ 8 बार्स। द एक्चुअल एरिया आपको कितना हो जाएगा 8 × π/4 18 का होल स्क्वायर ना, क्योंकि 8 बार 7.5 के लिए तो 1926 आ रहा था। अब इस एरिया के इस बार के लिए, इतने बार के लिए, इतने डाया के लिए कितना एरिया होगा 20-35 mm² हो जाएगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप लोग टाइज लगाए हो इसमें ना, जो टाइज लगाए हो उसका आप लोग को स्पेसिंग और डायमीटर वो कंसीडर करना पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने अभी उसके बारे में पढ़ा था कैसे निकलेगा वो, तो अब उसी पे बात हो रही है, ठीक है। तो बात करते हैं उसकी। तो स्पेसिंग की बात जब हो रही है तो उसमें क्या लेना है, पहला साइज क्या लेना है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। लीस्ट लेटरल डायमेंशन का मतलब जो क्रॉस सेक्शन है उसमें लीस्ट क्या है 400 है, दोनों है तो एक ही कोई सा भी ले लो। स्पेसिंग की बात किया जाए तो ये 400 mm हो गया, तो पहला आपका 400 mm हो गया ना। पहले रुक एक मिनट डायमीटर निकाल लीजिए, क्योंकि डायमीटर इसमें यूज होता है। तो डायमीटर हम लोग कैसे निकालते हैं, 1/4 ऑफ द डाया ऑफ मेन एनफोर्समेंट। मेन एनफोर्समेंट आपका कितना है 18 mm का है, तो 18 का 1/4 करेंगे तो कितना होगा 4.5 होगा, और 5 mm दोनों में से जो चीज़ आपकी ग्रेटर हो, तो ग्रेटर में से क्या हो जाएगा आपका 5 mm आ रहा है, लेकिन 5 mm का कोई वो नहीं आता, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं 6 mm मान रहे हैं। तो यहाँ 6 mm का टाई दिया जाएगा। अगला क्या है स्पेसिंग। स्पेसिंग की बात किया जाए तो पहला लीस्ट लेटरल डायमेंशन होता है, तो वो आपको डायमेंशन कितना दिया हुआ है, डायमेंशन आपको दिया हुआ है 400 mm का। 16 टाइम्स डाया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट। मेन रेनफोर्समेंट 18 mm दिया हुआ है, तो उसका 16 टाइम्स करेंगे 288 mm आएगा। और 48 टाइम्स द लेटरल टाइज। लेटरल टाइज का डाया कितना आया है 5 mm आया है, तो उसका आप क्या करेंगे 48 टाइम्स करेंगे 240 mm आ रहा है, और 300 mm। चौथा कंडीशन 300 mm का है। तीनों में से जो चीज़ आपकी लीस्ट हो, तीनों में से जो चीज़ आपकी कम हो, आप वही लेंगे। तो कम कौन सा आ रहे हैं 400, 288, 240, 300 mm। तो हमने मान लिया है कि ये 250 mm सेंटर टू सेंटर 240 का आ रहा है, लेकिन हमने उसको 250 मान लिया है। तो प्रोवाइड 6 mm टाइज एट द रेट 25 mm 250 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। इतना आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपका काम बन पाएगा। तो हमने ये जो क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है, तो अब इसमें जो ये जो मेन रेनफोर्समेंट है इसको भी दिखाना होगा, और ये जो टाई बार आपने लगाए हैं उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और भी किसी को कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट पे पूछ सकते हो। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा आपको,
इसके बाद हम लोग हेलिकल रेनफोर्समेंट पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा टफ है इससे। ठीक, ये तो आपका सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर मान लीजिए यहाँ एरिया ऑफ स्टील आपको नहीं दिया था, फाइंड एरिया ऑफ स्टील करा तो एरिया ऑफ स्टील निकालना, लेकिन आपको इतनी डिज़ाइन करनी पड़ेगी क्योंकि आप 8 टाई या 4 टाई बार आ रहे हैं, तो तब भी आपको ये जो लेटरल टाइज हैं उसको देना तो पड़ेगा ही ना। उसके लिए एक डेरिवेशन, एक आपको डिज़ाइन तो करना ही पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग के क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। तो हेलिकल रेनफोर्समेंट आपको आगे पढ़ना है। इस वीडियो में अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट में लिख के। और ठीक है, थैंक यू।